दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी कभी किसी रोज। जिंदगी में जो करीब होते हैं वो तस्वीरों में भी आसपास नजर आते हैं। तस्वीर से दूरी यानी जिंदगी से गायब। मेरे ड्राइंग रूम की बाईं दीवार फोटो फ्रेम से भरी थी, तकरीबन 20-22, और सब में मेरी बेटी रिया। शुरू की 3 फोटो में पापा के साथ खेलती, उछलती, कंधों पर बैठी समंदर घूमती। उसके बाद की तस्वीरों में मेरे साथ, पहली स्कूल यूनिफॉर्म में, रॉक क्लाइंबिंग करते हुए, और कॉलेज के पहले दिन की तस्वीर। रोज सुबह की तरह चाय का कप थामे मैं उसी दीवार के सामने थी और निगाह तीसरी तस्वीर पर, जिसमें रिया और मनीष यानी उसके पापा साथ थे। 3 साल की थी रिया जब मनीष ने हमें छोड़कर जाने का फैसला किया था, और चला भी गया। एक मर्तबा भी मेरे या रिया के बारे में नहीं सोचा। माँ, डिनर में राजमा बनाना आज। तभी किसी झोंके की तरह आकर रिया ने मेरे गालों पर प्यार करते हुए कहा तो मैं दीवार के दायरे से बाहर आई। कंधे तक झूलते बाल, आंखों में मोटा काजल, जीन्स टॉप और गले में लपेटा बांधनी स्टोल। ज्यादा बनाना, मैं खूब सारा खाऊंगी। गेट से निकलते हुए उसने चिल्ला कर कहा और स्कूटर स्टार्ट करके कॉलेज चली गई। निगाहें फिर दीवार पर चिपक गईं। 2 नई तस्वीरों पर, एक मेरे साथ, दूसरी दोस्तों के साथ। उसके दोस्तों से मिली थी मैं, सार्थक, नमन, अमान, और फोटो में उसके साथ खड़ा था फेडेड जीन्स, चटक ग्रीन शर्ट और बाईं कलाई में लिपटे उलझे ब्रेसलेट पहने प्रखर। मेरे कॉलेज के दोस्त संजीव का बेटा था वो। हमारा मिलना जुलना होता रहा तो बच्चों का दोस्त होना लाजमी था, और ऊपर से दोनों के कॉलेज और बैच सेम। सच कहूं तो मुझे प्रखर खास पसंद नहीं था। रिया अक्सर उसके बारे में बताती और उसकी हर बात मेरी नापसंदगी को थोड़ा और बढ़ा देती। पता, प्रखर ने आज कॉलेज में झगड़ा किया। कभी कहती, यार वो इंटेलिजेंट है लेकिन करियर को लेके एकदम फोकस ही नहीं है। कभी प्रोफेसर से बहस, लेट नाइट पार्टी, एग्जाम में चीटिंग, सब बताते हुए पूछ बैठती, वो क्या संजीव अंकल की तरह माँ? बिल्कुल नहीं। प्रखर संजीव जैसा कहाँ था, बल्कि उसमें तो मुझे मनीष नजर आता था। लापरवाह, जिद्दी, केयरलेस, जो एक दिन हमें यूं ही छोड़ के चला गया था। मनीष का ख्याल आते ही मन कड़वाहट से भर जाता था मेरा, पूरा गले तक। जी करता कि कहूं रिया से, बेटा तू प्रखर से ज्यादा दोस्ती मत रख, लेकिन संजीव के नाते चुप हो जाती। दोस्त का बेटा था ना, इसलिए। एक शाम मैं चौक बाजार में शॉपिंग कर रही थी। थकान और भूख जब बेदम करने लगी तो सामने वाले कैफे में चली आई। अभी मेन्यू में अपने खाने लायक कुछ ढूंढ ही रही थी कि निगाह ठीक सामने सबसे पीछे वाली टेबल पर ठहर गई, रिया और प्रखर पर। उनकी मुस्कुराहट से होकर आंखों के इर्द गिर्द चहलकदमी करते हुए मेरी नजरें उनकी उलझी उंगलियों पर बैठ गईं। वो उंगली से उसकी बाजुओं पर कुछ लिखती और वो प्यार से उस लिखावट को सहला देता। हर बढ़ते सेकंड के साथ मुझे एक डर जकड़ने लगा। डर कि कहीं रिया मेरी वाली गलती को दोहराने तो नहीं जा रही थी। प्रखर, ये नाम, ये चेहरा मेरे जहन में एक बबल गम की तरह चिपका था। जितना हटाने की कोशिश करती वो और चिपक जाता। रात इस शहर को ढक चुकी थी। बाहर से आती रोशनी कमरे की दीवार पर खिड़की की परछाई के कंगूरे उकेर रही थी। मैंने लाइट जलाकर उन्हें गायब कर दिया, लेकिन उन परछाइयों का क्या करती जो दिमाग में उभर रही थीं। कभी रिया और प्रखर की, कभी मेरी और मनीष की। जो मैं दुनिया के लिए हूं वो तुम्हारे लिए नहीं हूं नीरजा। आई रियली लव यू। मनीष की याद कानों में सरगोशी कर गई। वो प्यार के दिन थे। आंखें मूंद कर भरोसा करती थी मैं उस पर। दुनिया के लिए वो अलग था, थोड़ा रूड, थोड़ा लापरवाह, थोड़ा जिद्दी, लेकिन मुझे वो अपने लिए अलग लगा, या यूं कहो कि जो असल में था वो मुझे दिखा ही नहीं। रोका था माँ ने, पापा ने, संजीव ने, लेकिन प्यार में बढ़े कदम कहाँ रुकते हैं। जरूर ये प्यार अफीम जैसा होता होगा, बावरा कर देने वाला।
तभी तो कुछ समझ नहीं आता कि कौन अच्छा, कौन बुरा, कौन सही, कौन गलत। मैं भी नहीं समझ पाई थी और सबके खिलाफ जाकर शादी कर ली थी। फिर मेरा यकीन हार गया और सबका डर जीतने लगा। लगभग 4 साल बाद हमारी शादी मनीष के गुस्से से, ऊंची आवाजों से थर्राने लगी थी। तुम मुझे काबू में करने की कोशिश मत करो। उसे लगता था कि जिम्मेदारियां याद दिलाकर मैं उसे काबू में कर रही थी। घर का काम संभालना, बेटी रिया के लिए सेविंग करना और घर खर्च के लिए पैसे मांगना उसे काबू में करना था। माँ, दूध गैस पर चढ़ा के आई थी। तभी रिया की आवाज मुझे बाहर ले आई। रसोई दूध की जलान से भरी थी। मैंने कपड़े से भगोना पकड़कर सिंक में डाला और नल चला दिया। रिया स्लैब देखते हुए बोली, सारा खराब हो गया। तो क्या करूं? मैं नहीं देख पाई, मुझे नहीं याद रहा। तो तू नहीं देख सकती थी क्या? बाकी हर काम की तो अकल है तुझको। गैस चूल्हा साफ करते हुए मैं गुस्से में बड़बड़ाती जा रही थी। तभी गर्म बर्नर से उंगलियां छू गईं। मैंने होंठ भींच लिए। बाद में हो जाएगा, छोड़ दो। उसने ताजे पड़े छाले पर फूंक मारकर कहा। कैसे छोड़ दूं? छोड़ दिया तो सब खराब हो जाएगा। दोबारा से मेरी आवाज कंपकपा गई। रिया ने मेरे झुके चेहरे को सामने करते हुए पूछा, क्या कह रही हो माँ? तुम प्रखर। बोलते हुए मैं चुप हो गई। कभी कभी छोटे जुमले इतने वजनी होते हैं कि टूट टूट कर जबान से निकलते हैं। हाँ माँ, मैं और प्रखर। ये चंद शब्द ही उसकी जबान से भी निकले, लेकिन जाने क्या तासीर थी इनमें कि पहली दफा वो मुझको टेंशन में देखकर परेशान नहीं हुई। मैं एकटक देख रही थी उसके चेहरे को, और सबसे ज्यादा उस प्यार में हो जाने वाली मुस्कान को। हम मिडिल क्लास पेरेंट्स आज भी बच्चों के रिश्ते आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते। एक हिचक आ जाती है। मेरे मन में भी थी। कहीं दुबक जाना चाहती थी मैं, और रिया को भी अपने साथ छुपा लेना चाहती थी। लेकिन हम जो चाहते हैं वो कहाँ होता है। माँ, प्रखर का बर्थडे परसों। अंकल का फोन आया था, आप सो गए थे। एक सुबह कॉलेज के लिए निकलते वक्त रिया ने कहा, मैं नहीं आऊंगी। मैंने उससे कहा था या जाने खुद ही बुदबुदाया था, याद नहीं। लेकिन कहने से क्या होता है। उस शाम मैं संजीव के घर पर थी रिया के साथ। मेरे अलावा और कोई पेरेंट नहीं था पार्टी में। मैं ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी थी और बगल वाले हॉल में पार्टी का इंतजाम था। बंद दरवाजे के बावजूद भीतर से तेज म्यूजिक की आवाज आ रही थी। ये रही तुम्हारी कॉफी। कप पकड़ाते हुए संजीव मेरे सामने सोफे पर बैठ गया। मैंने एक औपचारिक सी मुस्कान ओढ़ ली। वो 2 पल मुझे देखता रहा। बोला, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम? हाँ है तो, मैंने खुद से कहा। आजकल जिन बातों को मैं किसी से नहीं कह पाती हूँ, मैं खुद से कह देती हूँ। पहले नहीं थी ऐसी, कह देती थी बेबाकी से। सालों पहले ऐसे ही कॉलेज की कैंटीन में कॉफी थमाई थी संजीव ने, और मैंने उसे अपने दिल का फैसला सुनाया था, मनीष से शादी का फैसला। क्यों ले रही हो ये डिसीजन? उसने पूछा था मुझसे। वी लव ईच अदर, मैंने कहा था। प्यार ही तो सबसे बड़ी वजह होती है 2 लोगों के करीब आने की, साथ चलने की। मेरी भी वही थी। जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला मत लो नीरजा। तुम प्यार में हो, नहीं समझ पा रही हो उसको। तुमने देखा है उसका ढब, उसका बेपरवाह रवैया देखा है। वो शादी जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने लायक नहीं है। उस वक्त मैंने सिर्फ सुना था संजीव को, किसी टेप रिकॉर्डर की तरह, और फिर भूल भी गई। कहाँ मालूम था कि किसी भी फैसले में तीसरे नजरिए को गैर जरूरी नहीं समझना चाहिए। जो तीसरी निगाह होती है वो सब कुछ तोलती है, परखती है, फिर फैसले पर पहुंचती है। तभी दरवाजा खुलने के साथ बेधड़क बाहर आए तेज म्यूजिक और एक अजीब सी बदबू के भभके ने मेरा ध्यान तोड़ा। ये सब कर रहे हैं बच्चे। मैं सिकोड़ी हुई नजरों से उस दरवाजे को देखती रही। मेरी उलझन वहीं खड़ी संजीव की पत्नी ने भांप ली। तभी तो मुस्कुराते हुए तरफदारी करती रही कि जनरेशन कितनी आगे पहुंच गई है, ये सब कुछ कितना नॉर्मल हो गया है, और हम पेरेंट्स इस बदलाव में कितने मिसफिट हैं। तरफदारी करने से गलत सही नहीं हो जाता। मुझे समझाते वक्त यही कहता था संजीव, पर वो तब की बात थी।
अगर आज मैं उससे कहूं कि प्रखर गलत है, मुझे पसंद नहीं है अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए और रिया उसकी तरफदारी कर रही है, तब क्या कहेगा वो? रिया के लिए तीसरा नजरिया बनेगा या अपने बेटे की पैरवी करेगा? कई दिनों से ऐसा लग रहा था जैसे पुरानी उलझन नया भेस धर के बैठ गई हो, बार बार उंगली चुभाकर मेरा ध्यान खींच रही हो। जाने कितने दिन बीत गए थे, ना मैंने संजीव को फोन किया, ना ही उसके यहां गई। हर शनिवार उसके घर होने वाला डिनर भी स्किप कर दिया। रात के 8 बज रहे थे। कभी संजीव कॉल करता, कभी उसकी पत्नी, लेकिन मैंने फोन रिसीव नहीं किया। इस दफा कॉल रिया के मोबाइल पे आई। माँ, प्रखर के पापा का फोन आया, उसने मुझे मोबाइल देते हुए कहा। प्रखर के पापा? मुझे हैरानी हुई। संजीव अंकल भी तो कह सकती थी, पहले भी तो यही कहती थी ना। मैंने बेमन से फोन ले लिया। हाँ संजीव, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी। अरे क्या हुआ भाई, अभी तो बीमारियों वाला मौसम भी नहीं है, उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। मैंने जवाब में बस लंबा सा कह दिया। वो बोला, का क्या मतलब हुआ? एक काम करता हूँ, तुम दोनों को यहाँ ले आता हूँ, तबीयत ठीक होने तक यहीं रहो। मैंने इस दफ़ा भी बस कहा। नीरजा, कोई परेशानी है तो बताओ ना। उसकी आवाज़ में फिक्र थी। अब उसे कैसे कहती कि परेशानी क्या है? दोस्ती एक बंधन भी हो सकती है और बेड़ी भी। ये हमारी दोस्ती ही थी जो मनीष के अलग हो जाने के बाद मुझे संभाले रही। दुख और परेशानी बांटने के लिए एक परिवार मिल गया था मुझे, और अब भी ये दोस्ती ही है जो बेड़ी बन रही है। अगर प्रखर संजीव का बेटा ना होता तो शायद कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेती, शायद रिया पे जबरदस्ती चला लेती, शायद बेहिचक संजीव से जाकर कह देती कि दूर कर लो अपने बेटे को मेरी बेटी से। हकीकत ये थी कि मैं कुछ नहीं कह पा रही थी, बस सब कुछ होते देख रही थी। रिया का लेट नाइट फोन पर बातें करना, किसी छुट्टी वाले रोज प्रखर को घर पर बुला लेना या उसके यहां चले जाना पढ़ाई करने। संडे का दिन था। उस रोज भी वो प्रखर का इंतजार कर रही थी। तभी उसके मोबाइल पर कॉल आई। हाँ प्रखर, कहाँ रह गए तुम? उधर से उसने क्या कहा पता नहीं, लेकिन रिया को सुना मैंने। क्या जरूरत थी रेड लाइट तोड़ने की? कितने का चालान कटा? रेड लाइट तोड़ी थी उसने? मतलब ट्रैफिक के रूल्स भी तोड़ता है? 90 सेकंड की सबसे लंबी रेड लाइट होती है। इतना भी सब्र नहीं इस लड़के में? जिंदगी की गाड़ी कैसे चलाएगा? रिया, तूने कैसा पार्टनर चुन लिया मेरी बच्ची? मेरा मन कलप गया। आज समझ में आ रहा था कि किसी को अपनी आंखों के सामने गलत चुनते हुए देखना कैसा लगता है। सीने के बीचों बीच जो ज्वार उठता है उसे कोई नहीं महसूस कर सकता। किसी को बचाने की कोशिश में हाथ बार बार बढ़कर थकते हैं, वो थकावट कहां समझ पाएगा कोई? रात के 2:30 बज रहे थे। बालकनी वाले दरवाजे की चौखट से सर टिकाए मैं खड़ी उलझ रही थी, कभी प्रखर में, कभी मनीष में। ये मन भी कितना उलझता है, हर पल सैकड़ों सोच में, अतीत में, आज में, किसी मकड़जाल में फंसे पतंगे की तरह। कोई परेशानी है क्या माँ? तभी रिया की आवाज सुनकर मैं चौंकी। तू सोई नहीं? मैंने जवाब गुल कर दिया। आप क्यों जाग रही हैं? पूछते हुए वो मेरे करीब आ गई। मैंने कहा, सोच रही हूं कि कभी कभी किसी की बात ना मानकर हम कितनी बड़ी गलती करते हैं। किसकी बात नहीं मानी आपने? उसने पूछा। संजीव की, मैंने कहा। मनीष की आदतों, उसके लापरवाह रवैये को जानता था वो। एक वही था जो रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर तक समझाता रहा था कि मैं फैसला बदल लूं। काश कि बदल लिया होता। ये आखिरी शब्द जरा दबाव के साथ कहे मैंने, ताकि पछतावा नजर आए। वो सोचे कि एक गलत साथी चुनने की सजा ये भी हो सकती है। किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करने का नतीजा कुछ ऐसा भी निकल सकता है। मैंने उसे देखा, वो एकदम शांत थी, न कोई शक न डर। प्रखर अच्छा लड़का नहीं है बेटा, तू समझ रही है ना? कहते हुए मैंने बड़ी उम्मीद से देखा उसे। वो बेयकीनी से मुझको देखती रही। रिया बेटा, मैंने उसे पूरी ममता समेट कर पुकारा। एक कदम बढ़ाकर उसकी हथेली थामनी चाहिए। आपका नजरिया गलत है माँ। उसकी सख्त आवाज के साथ उसकी हथेलियां दूर होती दिखने लगी मुझे।
पापा और आपके बीच जो भी हुआ वो गलत था, लेकिन सब गलत हो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना माँ। क्या पता जो डिफरेंसेस आप दोनों के बीच हो वो हमारे बीच कभी आए ही नहीं। यू नेवर नो ना। प्रखर आपकी सोच जैसा नहीं है। उसके बाद कही हर बात में वो एक दूसरे प्रखर का खाका खींचने लगी, जिसे मैं नहीं जानती थी और जानना भी नहीं था मुझे। उसकी बातों में, तर्क में, जिद में मुझे मैं ही दिखाई दी। मनीष के प्यार में पड़ी मैं। तो इतना नहीं कर सकती मेरी खातिर? मैंने तड़प कर पूछा। वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, आप यही चाहती हो तो बस एक काम करो कि। कहते हुए वो रुकी और मैं सोचने लगी कि ये जो भी बोलेगी मैं कर दूंगी, जो मांगेगी वो दे दूंगी। लेकिन उसने कहा, माँ मुझे यकीन दिला दो कि प्रखर गलत है। यकीन दिला दूं? कैसे? क्या सही है क्या गलत ये तो वक्त तय करता है। किसी की अच्छाई का सबूत देना ज्यादा आसान होता है बजाय बुराई के, और वो भी तब जब हमारी आंखों पर एक गुलाबी पर्दा पड़ा हो। ऐसे में तीसरा नजरिया कहाँ देखते सुनते हैं हम। मैंने भी नहीं सुना था, लेकिन अब मुझे सुनना था, तलाशना था वो तीसरा नजरिया जो मेरी बेटी को समझा सके, बता सके कि जिंदगी की किस गलत राह पर बढ़ रही थी वो। मैं, रिया, संजीव और उसकी पत्नी, हम चारों चुपचाप उनके ड्राइंग रूम में बैठे थे। हमारे जहन में थोड़ा थोड़ा प्रखर भी था। मेरे हिस्से में खराब, रिया के में अच्छा, संजीव और उसकी पत्नी के में उनके बेटे सा। सोफे पर बैठा संजीव बहुत देर से अपनी हथेलियां रगड़ रहा था। थोड़ी देर बाद वो उठकर आया और रिया के बगल में बैठते हुए बोला, एक माँ की फिक्र, उसका डर, सब जायज है रिया। उसकी नजर से देखोगी तो प्रखर में सैकड़ों कमियां नजर आएंगी। मेरे कान संजीव पर धरे थे और आंखें रिया पर। सोफे के कवर को मसलती उसकी मुट्ठियां कस रही थीं, जैसे मन की फिसलती रेत को थामना चाहती हूं। मैंने उन पर अपना हाथ रखा तो उसकी देह का कंपन मुझ में उतर आया। और आपके नजरिए से अंकल, क्या आप भी उसको गलत मानते हैं? रिया की तड़प मुझे बेचैन करने लगी। संजीव ने उसकी हथेली वैसे ही थामी जैसे बहुत साल पहले मेरी थामी थी समझाते वक्त। बोला, हम सब उसे अलग नजर से देखते हैं। तुम उसे प्यार करती हो इसलिए सही मानती हो। नीरजा तुम्हारी फिक्र करती है इसलिए उस पर शक करती है। और मैं और उसकी माँ यकीन करते हैं उस पर कि वो इतना बुरा भी नहीं है। कितनी आसानी से कह दिया कि वो इतना बुरा नहीं है। अगर नहीं है तो मुझे क्यों दिखता है? मैं क्यों नहीं नजरअंदाज कर पाती उसकी वो गलतियां, उसका वो लापरवाह रवैया? माँ, मैं अपने भीतर सवालों के भंवर में डूबती कि रिया ने पुकारा। मेरा चेहरा अपनी ओर घुमाते हुए बोली, तजुर्बे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। आपने भी सीखा, लेकिन जरूरी नहीं कि उसको हर जगह अप्लाई किया जा सके। और फ्यूचर किसने देखा है माँ? एक डिसीजन ने आपके मन में डर बैठा दिया है। क्या पता दूसरा फैसला नया भरोसा दे जाए। रिया को सुनते हुए मेरी निगाह बाईं ओर वाले कमरे के दरवाजे पर टिक गई। प्रखर खड़ा था, न जाने कब से। हमें सुना भी होगा इसने। मेरी बेयकीनी से झटका भी लगा होगा इसे। जिसे वो बचपन से आंटी कहता आया था, वो उसके बारे में ये सब सोचती हैं, ये जानकर हर्ट हुआ होगा उसे। मैंने एक दफा पलकें भींच कर खोली। इस दफा वो थोड़ा अलग लगा। आज भी उसने फेडेड जीन्स और ब्राइट टी शर्ट पहनी थी। आज भी उसकी कलाई में ब्रेसलेट और बाजू पर टैटू था। आज भी हो सकता है कि वो कोई गलती करके आया हो, लेकिन वो सब नहीं नजर आ रहा था मुझे। मन में भरते यकीन ने शक को जरा सा परे सरका दिया था। मैं शायद रिया होकर या संजीव होकर सोच पा रही थी। सही कह रही थी रिया, तजुर्बे बहुत कुछ सिखाते हैं हमें। मैं भी कुछ नया सीखने के लिए खुद को तैयार कर रही थी। जरा जरा सा भरोसा होने लगा था कि नए अनुभव कभी किसी रोज पुराने निशान मिटा देंगे। बस इतनी सी थी ये कहानी।